नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। कवियों और साहित्यकारों ने हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा है और ये भी कहा है कि जो मुगल आक्रांता और अंग्रेज आए उन्होंने इस देश को खूब लूटा। लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से लूट नहीं पाए थे। उन्होंने सोचा कि कुछ माल भारत में सरकारी अधिकारियों के लिए भी छोड़ दिया जाए, तो विदेशी आक्रांता से ज़्यादा आज देश में सरकारी अफसर उस फार्मूले पर अमल कर रहे हैं और इस देश की सोने की चिड़िया को लूट रहे हैं। इसकी वानगी भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी दिखाई पड़ती है और यह भी बताती है कि भारत से गरीबी किन कारणों से दूर नहीं हो सकी है, क्योंकि जो सरकारी अफसर जनता के धन की योजनाओं की लूट कर रहे हैं, उन्होंने यह सिलसिला बदस्तूर जारी रखा है। उनका पेट आज तक भरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अफसरों ने पैसे कमाई के मामले में बड़े बड़े धन पशुओं को, पूंजीपतियों को फेल कर दिया है। एक आरआई के पद से एआरटीओ तक पहुंचा हुआ अफसर जिसने अकूत संपत्ति बनाई, ऐसा लगता है कि ललित कुमार पूरी नौकरी में सिर्फ नोटों की छल्लियां ही लगाता रहा। विजिलेंस ने छापा मारा, उनके घर से 1 करोड़ 60 लाख नगद बरामद हुआ, जो उन्होंने गड्डी बनाकर दीवार में चुनवा रखा था, यानी कि कोई चोर आए तो आसानी से चोरी ना कर पावे। इतना ही नहीं, ललित कुमार जो रिटायर्ड एआरटीओ हैं, उनके घर से 13 किलो सोना बरामद हुआ है। आज बाजार में सोने की कीमत 1,45,000 रुपया का 10 ग्राम है। 13 किलो सोने की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बैठती है। तो आप सोचिए कि ललित कुमार कितने बड़े पैसे वाले अफसर रहे। आरआई थे, फिर एआरटीओ वहीं से रिटायर हो गए, आरटीओ भी नहीं बन पाए। अगर कहीं आरटीओ बन जाते तब तो 13 नहीं 130 किलो सोना लगता, ट्रक बुलाना पड़ता ढोने के लिए। ललित कुमार के पास मकान, दुकान, फार्म हाउस, कॉम्प्लेक्स सब है। एक छोटी सी नौकरी करने वाला व्यक्ति इतना अकूत धन संपदा इकट्ठा कर सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और देखिए मिटे किस में वो, एक छोटी सी 300 रुपए की शिकायत में वो मिटे हैं। जब ये कानपुर में आरआई थे तो इनकी घूसखोरी की आदत तो पहले से थी। वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस में हर लाइसेंस पे 300 रुपया लेते थे। वहीं की एक शिकायत थी जो मुख्यालय तक आई, परिवहन आयुक्त के पास तक, और उसी शिकायत ने आज ललित कुमार की जिंदगी को हवा में उड़ा दिया। यानी कि उनकी बर्बादी की कहानी लिख दी, ऐसा घाव दिया कि वो पूरी जीवन भर नहीं पाएगा। सवाल ये भी है कि आखिर इतने रुपयों का लोग करते क्या हैं, और ललित कुमार ने इतना रुपया घर में रखा क्यों? कहीं लगा देते। हालांकि लगाया, जमीन, दुकान, मकान खरीदे, लेकिन सोना वोना, बिस्किट, ये सोचे अगर किसी को दे देंगे तो मार लेगा। आज के ज़माने में कोई भरोसा तो है नहीं। तो होशियारी इन्होंने की, सब दीवार में चुनवा दिया। मतलब रिटायर तो हो ही गए थे, बहुत उपयोग कर नहीं सकते, देखते हो प्रसन्न होते, बाल बच्चों को देख के जाते। तो इंस्पेक्टर पद से प्रमोट होकर राजपत्नी तक पहुँचे और फिर कितना माल बनाया, वो सब आप छल्लियाँ आपके सामने दिख रही हैं। पूरी ज़िंदगी धन बटोरा, अब ये धन एक झटके में निकल गया। उनकी कमाई का अंदाज़ा लगाना कठिन था, लेकिन ये दर्शाता भी है कि परिवहन विभाग के अफसर बहुत अकूत संपत्तियों के मालिक हैं। उनके पास बहुत पैसा है। घूसखोरी के उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। ये रिकॉर्ड अब विजिलेंस ने एक मामले की जांच की तो पा गई,
ऐसे सैकड़ों ललित कुमार बैठे होंगे जिनके ऊपर कोई छापा डालने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। काश उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसी एजेंसी होती जो ऐसे मामलों में सीधे शिकायत पर छापा मारकर करोड़ों अरबों रुपया बरामद करती, तो ये दर्शाता भी है कि सरकारी तंत्र में मामूली नौकरी करने वाले लोग भी 100-200 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। मतलब जो उनके बाप दादाओं ने भी ना सोचा होगा, जो उद्योगपति भी नहीं कर पाते, वो अब छोटे छोटे अफसर कर रहे हैं। परिवहन विभाग शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश का बहुत मालदार और कमाऊ विभाग ट्रांसपोर्ट ARTO वाला कहलाता है। अब एक ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। वैसे तो राज्यपाल जो राज्य में होते हैं, स्टेट में, वो ज़्यादातर सरकार की आलोचना नहीं करते, चुप रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी की ब्यूरोक्रेसी की कार्यशैली से काफ़ी नाराज हैं, आहत हैं और उनके मन में गुस्सा है। अफसरों की निरंकुश कार्यशैली ने प्रदेश के भी काफ़ी किरकिरी कराई है। वैसे तो अफसरों की मनमानी और निरंकुश व्यवस्था का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता आए दिन भुगतती रहती है, लेकिन ये एक मामूली बात है क्योंकि वो सामान्य लोग हैं। जब विशेष लोग इसका एहसास करते हैं तब वो बात चर्चा में आती है। ऐसे हालात चल रहे हैं कि ना तो किसी को नीचे देखने की फुर्सत है और ना किसी को ऊपर। कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि यूपी के शीर्ष अफसर कैसे काम कर रहे हैं। पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनकी कलई खोली है और मंच से खोली है। पहले हम आपको राज्यपाल का वो बयान सुनाते हैं, फिर आगे बताते हैं। पिछले साल सीएम ने स्कूटी देने के लिए, शायद आपको पता नहीं होगा, पूरे भारत में यूपी पहली पहल है स्कूटी देने का बच्चियों को जो पैदल 10-10 किलोमीटर चलकर जाती है। लेकिन नियमावली बनी नहीं, नियम ही नहीं बने। साल भर क्या किया तुम? मैंने जन भवन में बैठा हुआ ACS को फोन किया, उनको बताओ क्या नियम बनाए हैं आपने। 90% जो अंक प्राप्त किया है उनको स्कूटी मिली। अब मुझे बताइए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, किसको मिलेगा जरा बताइए ना। 90% कौन लाएगा? दूर गांव में बैठा हुआ बच्चा ला सकता है? सिटी वाले, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले, जिसके माँ बाप ने ट्यूशन रखा, बोल रहा इसको जरूरत नहीं। तो देखा आपने, राज्यपाल ने ब्यूरोक्रेसी की पोल खोल दी। उन्होंने यूपी की ब्यूरोक्रेसी के पॉलिसी निर्धारण और इम्प्लीमेंटेशन के तरीकों पर सवाल खड़ा किया है। शिक्षा विभाग की लचर कार्यशैली से राज्यपाल बेहद नाराज हैं और इस नाराजगी को उन्होंने खुले मंच से कहा भी। सरकार की योजना है कि इंटर पास बच्चियों को स्कूटी दी जाएगी, लेकिन जो नियमावली बनाई गई वो नियमावली ऐसी बनी कि गांव, गरीब और देहात की बच्चियां उसका लाभ नहीं पा रही हैं। इसी बात से राज्यपाल बेहद नाराज हैं। वो बीते दिनों अलीगढ़ में थी राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में। वहां उन्होंने मंच से कहा कि शिक्षा विभाग के अफसर जो सरकार की स्कूटी योजना है उसको बर्बाद करने पे आमादा है। 400 करोड़ रुपया सरकार ने इसके लिए बजट दिया, लेकिन जो अधिकारी हैं, ACS हैं, विभागीय अफसर हैं, उन्होंने ऐसी नियमावली बनाई कि गांव और गरीब के बच्चे जो 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं वो इस मानकों को पूरा ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी शर्तें क्यों लगाई गई? शहर में पढ़ने वाला बच्चा ट्यूशन भी पाता है, संपन्न परिवार का है, कोचिंग भी कर लेता है, वो 90% आसानी से ला सकता है, लाभ पा सकता है। लेकिन देहात में इतना आसान नहीं है। तो फिर नियमावली बनाने का फायदा क्या हुआ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
गरीब और मेधावी बच्चियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत यह ऐलान किया था, लेकिन 1 साल तो इस पर कोई काम नहीं हुआ। बजट आ गया, फिर जाके नियमावली बनी, जमीन पर नहीं उतरी। उससे पहले ऐसे ऐसे शर्तें लग गई कि नियमावली से राज्यपाल नाराज है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आनंदीबेन पटेल खुद प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे उनके साथ मिनिस्टर रही हैं, और उसके बाद वो गुजरात की खुद मुख्यमंत्री भी रही हैं। उनको पता है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है। पर पार्थसारथी सेन शर्मा जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उनको ये देखना चाहिए था। उनके कंधों पर इस बात की जिम्मेदारी थी, लेकिन आज पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर किरकिरी हुई। सरकार के पास 100 आंखें नहीं हैं, यही अधिकारियों पर भरोसा करके वो काम कराती है। लेकिन जब योजना का लाभ जिसके लिए बनाई गई है उसी को ना मिले तो खाली ढोल पीटने से क्या फायदा होगा। गवर्नर राज्यपाल को ये बात मंच से कहनी पड़े, इससे ज़्यादा और क्या शर्म की बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में पिछले कुछ समय में ये चलन शुरू हुआ है कि आलोचना का स्तर चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितने बड़े व्यक्ति और ऊंचे व्यक्ति द्वारा की गई हो, उनकी सेहत पे ज़्यादा असर नहीं आता, कोई बदलाव नहीं होता, उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। तो राज्यपाल की ऐसी नाराज़गी के बाद भी इस मामले में कोई सुधार होगा, कोई कार्रवाई होगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि यूपी में डीजी रैंक के एक अफसर हैं सुजीत पांडे, जिनको भारत सरकार के लिए रिलीव कर दिया गया है। उसके बाद से यूपी पुलिस में बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं। एक सुजीत पांडे के केंद्र में तैनाती मिलते ही यूपी में पुलिस महकमे में आईपीएस स्तर पर बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। सुजीत पांडे राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के डायरेक्टर बनाए गए हैं और सरकार ने उनको रिलीव भी कर दिया है। लेकिन उनके जाते ही जो समीकरण बदला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर का। लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर हैं अमरेंद्र सिंह सेंगर, वो अब तुरंत डीजी बन जाएंगे, यानी कि वो आने वाले 4-5 दिनों के भीतर अगले सप्ताह डीजी पद पर पहुंच जाएंगे। तो जब वो डीजी बन जाएंगे तो लखनऊ को नया पुलिस कमिश्नर मिलेगा। तो वर्तमान के जो समीकरण हैं उस हिसाब से देखें तो अशोक मुथाजैन और अमरेंद्र सेंगर ये दोनों डीजी हो रहे हैं, और 1 सितंबर को वैसे तो होना था अमरेंद्र सेंगर को डीजी, लेकिन अभी जुलाई में ही चूंकि पद खाली हो गया तो उनको डीजी बना दिया जाएगा। अब उनकी जगह पर लखनऊ का पुलिस कमिश्नर कौन बनेगा, इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई। इधर अमरेंद्र सेंगर 15 से 20 जुलाई के बीच डीजी बनेंगे, उधर लखनऊ में नया पुलिस कमिश्नर आ जाएगा। हो सकता है सरकार सुजीत पांडे की जगह अमरेंद्र सेंगर को ही नया डीजी फायर सर्विस नियुक्त कर दे, लेकिन लखनऊ में सीपी के लिए कई नाम चल रहे हैं। परवीन कुमार जो लखनऊ जोन के एडीजी हैं, जो लखनऊ के पहले एसएसपी भी रह चुके हैं, वो लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर बनाए जा सकते हैं। उनका नाम तेजी से चल रहा है। इसके अलावा पीयूष मोडिया जो इस समय बनारस जोन में हैं, बनारस जोन के एडीजी हैं, वो भी नए पुलिस कमिश्नर की रेस में हैं। अमरेंद्र सेंगर की जगह उनका नाम भी चर्चा में है। इन सब के इतर चूंकि चुनावी साल है, इस वजह से कई कमिश्नरेट के सीपी बदलने हैं, जिसमें बनारस नोएडा प्रमुख हैं। नोएडा की सीपी हैं लक्ष्मी सिंह और बनारस के सीपी हैं मोहित अग्रवाल। इन लोगों के नामों पर भी मंथन चल रहा है। हो सकता है कि इन दोनों में से भी कोई लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया जाए। अभी फिलहाल जैसे ही अमरेंद्र सेंगर डीजी बनेंगे, उसके बाद तुरंत लखनऊ में पुलिस कमिश्नर पद पर बदलाव होगा, नया नाम आएगा। वैसे एक नाम और हैं जो इसमें भर्ती बोर्ड में एडीजी हैं, एके सिंह।
जिनको साल के अंत में डीजी बनना था, वो अमरेंद्र सेंगर की पहले पोस्टिंग की वजह से वो भी अब सितंबर में ही डीजी बन जाएंगे, क्योंकि अगस्त में अशोक मुथा जैन रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी जगह पर फिर एक पद खाली होगा, तो अशोक सिंह अगले डीजी पद पर प्रमोशन की तैयारी में है, वो बन जाएंगे। लेकिन चुनावी साल में जोगिंदर कुमार जो प्रयागराज के सीपी हैं, वो, इसके अलावा लक्ष्मी सिंह जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर हैं, और लक्ष्मी सिंह 3 साल से ज़्यादा समय से नोएडा में हैं, तो चुनावी साल के मद्देनज़र चुनाव आयोग हटाए उससे पहले इनको समायोजन दिया जा सकता है। मोहित अग्रवाल भी इसी कैटेगरी में हैं, जब वो बनारस से कहीं और भेजे जा सकते हैं, क्योंकि वो भी चुनावी साल में 3 साल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। मुनिराज जी जो मुरादाबाद के डीआईजी हैं, उस पद पर भी परिवर्तन होना है, क्योंकि वो भी 3 साल का समय पूरा कर चुके हैं। तो अब ये स्थिति है, लेकिन सबकी नज़र लखनऊ पर है। पीयूष मोडिया आएंगे कि परवीन कुमार आएंगे कि लक्ष्मी सिंह आएंगी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यूपी पुलिस में अगले सप्ताह में ये सारे बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ब्यूरोक्रेसी की एक और खबर, और बड़ी हैरान करने वाली खबर, कि जो जितना बड़ा दागी उसे उतना बड़ा इनाम। यानी जो चाल चरित और चिंतन वाली बात थी वो अमल में नहीं लाई जाएगी, वो खाली जनता को बरगलाने के लिए है। यूपी में आईएएस अफसरों के जो ताज़ा तबादले हुए हैं, उसको देखकर लोग काफ़ी हैरान हैं। ऐसे अधिकारी को राजधानी में एक बड़ी कुर्सी दी गई है जिस पर महिला उत्पीड़न के आरोप हैं। बात 2018 बैच के आईएएस अफसर संदीप भांगिया की हो रही है। संदीप भांगिया नोएडा में जीएसटी के अपर आयुक्त थे, जहां उन पर महिला उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। अब भांगिया को मध्यांचल का एमडी बनाया गया है। संदीप भांगिया के नाम पर कई सारी कहानियां दर्ज हो चुकी हैं नोएडा में ही। पहले महिलाओं के उत्पीड़न की, फिर अफसरों के साथ बदतमीजी करने की, मीटिंग में उनको उल्टा सीधा बोलने की, रात में वीडियो कॉल करने की, और बदतमीजी से परेशान अफसर को हार्ट अटैक आने की। तमाम आरोप लगते हैं, आश्वासन होते हैं, जांच टीम गठित होती है और उन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है। उल्टा जिसने जिसने आरोप लगाया संदीप भांगिया पर, उनको एक एक करके ठिकाने लगा दिया गया। संदीप भांगिया की छवि एक दागदार अफसर की बन चुकी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग सरकार को गुमराह करके कैसे पोस्टिंग पा जाते हैं। क्या ऐसा लगता है कि आर्थिक भ्रष्टाचार पर ही कार्रवाई होगी, चारित्रिक भ्रष्टाचार की छूट है, या भांगिया का कोई ऐसा जुगाड़ है नियुक्ति में या ब्यूरोक्रेसी में, पंचम तल में, कि वो जहां चाहते हैं वैसी जांच क्लीन चिट ले लेते हैं और पोस्टिंग पा जाते हैं। ऐसे अफसरों को सजा के बजाय इनाम क्यों दिया जा रहा है? मध्यांचल विद्युत वितरण निगम 19 जिलों तक में फैला है। इस निगम में अभी तक जो एमडी आते रहे हैं वो अधिकतर कई जिलों में डीएम रहकर अनुभव प्राप्त करके आते हैं। भांगिया किसी जिले में डीएम नहीं रह पाए हैं। ऐसे अनुभवहीन लोगों को मध्यांचल के एमडी की कमान कौन सौंप रहा है? उत्तर प्रदेश में बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर हाहाकार मचता है, बवाल मचता है, और ऐसे अफसर अनुभवहीन जो जिलों की भी कमान न संभाले हो, वो एमडी बनाए जा रहे हैं। इस पर सवाल खड़ा होता है। सवाल ये भी आता है कि संदीप भांगिया इसी लखनऊ के रहने वाले हैं, उनके ऊपर रंगीन मिजाजी के आरोप हैं, उसके बावजूद उनको इन्हीं लखनऊ में पोस्टिंग दी जा रही है। उनके कारनामे इतने चर्चित हैं, उनको एक कलंक कथा के तौर पर बताया जा सकता है, लेकिन वो मध्यांचल में आकर वो नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है?
उनके कार्यालय की महिला अफसरों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। जांच में मामला रफा दफा हो गया, वो अलग बात है। विभागीय अफसर के साथ वेद प्रकाश सिंह के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उनको वहीं हार्ट अटैक आ गया था। वो डिप्टी कमिश्नर थे, वो अस्पताल में भर्ती हुए थे। उस समय जीएसटी सेल टैक्स के अफसरों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, लेकिन आज देखिए भांगिया को उससे बड़ा पद दे दिया गया। ऐसे अफसर डिस्काम में आकर क्या करेंगे, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। नियम कानून के इतर क्या उत्तर प्रदेश में आईएएस होना ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया गया है? सवाल ये उठता है कि मध्यांचल में तानाशाही और महिला उत्पीड़न का क्या कोई नया दौर नहीं शुरू हो जाएगा? सरकार में आखिर ऐसा कौन है जो संदीप भांगिया के लिए ये सब करता है? बिना किसी बड़े के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है कि कोई अफसर इतने कारनामे करे और बड़ी बड़ी पोस्टिंग भी हासिल करे। तो पर्दे के पीछे से खेल कोई और हो रहा है, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं, जो सरकार में बैठे हैं, शीर्ष पर हैं, इससे उनकी छवि को धक्का लगता है। अफसर गुमराह करके दागी लोगों को अगर महत्वपूर्ण जगहों पर बैठाएंगे तो इससे प्रदेश का और जनता दोनों का नुकसान होना तय है। ये अलग बात है कि अफसरों की अपनी प्राथमिकता है और नुकसान राजनीतिक लोगों को सहना पड़ता है। आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको यह जरूर कहेंगे कि सरकारें जो कहती हैं कि हमारे साथ पारदर्शी व्यवस्था है, हम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर खुलेआम चीजें दिख रही हैं, फिर उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर कैसे भेजा जा रहा है, जिम्मेदारी किसकी है और रोक कौन लगाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये दुनिया कितनी रंग बिरंगी है, कितनी दोहरी है, कहती क्या है करती क्या है, उस पर हम आपको आज कुमार विश्वास की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। तो सुनिएगा। इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आँखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाएं। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे चतुर मिले जो सहज सरल भोले भाले थे। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वो ही किनारे निकले। वो मंजिल तक क्या पहुँचे जिनको रास्ता खुद भटकाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। नमस्कार।